हाँ जी, तो क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे। खैर, तो सीयूईटी की इस सीरीज़ के अंदर टॉप मोस्ट एमसीक्यूज़ हम डिस्कस कर रहे थे अभी तक। अगर नहीं किया है चेकआउट वॉल्यूम 1 पार्टनरशिप और कंपनी अकाउंट्स, तो प्लीज़ उन्हें भी जाकर देख लीजिए। और आज की क्लास के अंदर हम बातें करने वाले हैं जो आपकी वॉल्यूम 3 एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसके अंदर कुछ सीएफएस की बातें हैं, कुछ रेशोज़ की बातें हैं, कुछ ऐसे करके बातें हो जाएंगी हमारी। तो उसके कुछ एक ज़रूरी एमसीक्यू जो सीयूईटी के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी हैं, आपके क्यूट एग्जाम सीयूटी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा ज़रूरी है, जिस तरह के क्वेश्चन ज़्यादातर अभी तक पेपर के अंदर देखे गए हैं, तो उन क्वेश्चंस को जरा हम देखते हैं। मिनिमम टू मिनिमम काम करके चलना है फिलहाल के लिए, क्योंकि अब तो एग्ज़ाम बिल्कुल करीब है, बहुत वक्त नहीं है हम लोगों के पास, तो ज़रूरी कंटेंट कवर जरूर करके चलते हैं। तो चलिए जी, चलिए आज की क्लास का कंटेंट शुरू करते हैं सबसे पहले एमसीक्यू के साथ, जो कि आ जाता है हमारा, क्या बोलो क्या मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, हैं क्या? तो हमारा क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट क्लासिफाइड एज ए इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। कौन सी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी नहीं होगी? तो हमें मालूम होना चाहिए कि कौन सी एक्टिविटी होती है मेरी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। यूजुअली जो भी मेरे नॉन करंट एसेट से रिलेटेड एक्टिविटी होती है, मेरी बिल्डिंग से रिलेटेड, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड, मशीन से रिलेटेड, वो चीज़ें मेरी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी कहलाती हैं। ठीक है जी। अब ऑब्वियसली नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, ये तो नॉन करंट एसेट बोला ही था, तो ये तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। ठीक है जी। सेल ऑफ अ मशीन, ये भी मेरी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। सबसे आखिरी नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, ये भी मेरी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। कौन सी नहीं है? तो करंट इन्वेस्टमेंट की परचेज नहीं है, क्योंकि मेरे बांगड़ू वो करंट इन्वेस्टमेंट, अगर आपको याद हो तो ये तो हमारे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का हिस्सा हुआ करता था मेरे सीएफएस के अंदर, तो ये मेरी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का हिस्सा नहीं है। वेदर इवन ये किसी भी एक्टिविटी का हिस्सा नहीं है, ये तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का पार्ट बन जाता है। तो इस तरीके से बी हमारा आंसर होगा। अगला फिर से आगे आपका टाइप ऑफ एक्टिविटी, ये टाइप ऑफ एक्टिविटी के क्वेश्चन जरूर स्ट्रॉन्ग करके रखना है। इस तरह के क्वेश्चन काफ़ी एग्जाम में आते हैं, तो इनमें बिल्कुल भी कोई गलतियां नहीं करनी, और मक्खन मलाई क्वेश्चन है, लिमिटेड कंसेप्ट है और काफ़ी आसानी से सही हो जाते हैं क्वेश्चन, तो प्लीज़ इनके ऊपर पकड़ बना के रखनी है। तो अंडर विच टाइप ऑफ एक्टिविटी की बताइए, कौन से टाइप ऑफ एक्टिविटी में आप क्लासिफाई करेंगे अगर आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो, वो भी अपनी लॉन्ग टर्म बोरोइंग पर। हम जानते हैं लॉन्ग टर्म बोरोइंग हमारी एनसीएल, नॉन करंट लायबिलिटी का हिस्सा है। अब जैसे अभी अभी पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया था आपको, क्या बताया था मैंने, कि नॉन करंट एसेट से रिलेटेड सभी एक्टिविटी आपकी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी होती हैं। तो ऐसे ही अगर मैं बात करूं कि एनसीएल जिसमें लोन की बातें आती हैं, जिसमें डिबेंचर की बातें आती हैं, वो सभी एक्टिविटी हमेशा हमेशा मेरे बच्चों फाइनेंसिंग एक्टिविटी कहलाती है। तो नॉन करंट एसेट से रिलेटेड एक्टिविटी आपकी होगी हमेशा इन्वेस्टिंग, जो नॉन करंट एसेट से रिलेटेड होगी, और जबकि नॉन करंट लायबिलिटी से रिलेटेड जो भी होंगी वो आपकी फाइनेंसिंग एक्टिविटी कहला जाती है मेरे बच्चों। तो कुछ ये वाली बात, तो इस तरीके से अगर मैं नॉन करंट लायबिलिटी यानी लॉन्ग टर्म बोरिंग पे कोई इंटरेस्ट पे कर रहा हूँ, तो ये मेरी फाइनेंसिंग एक्टिविटी होगी आमतौर पर। खैर आगे अगली बात है, पेटेंट आपने खरीदे हैं और उनको कंप्लीटली अमोर्टाइज भी कर दिया गया है। कंप्लीटली अमोर्टाइज करने का मतलब क्या हुआ कि आपने उसे पी&एल में डालकर पूरी तरीके से राइट ऑफ कर दिया है। तो पेटेंट आपने खरीदे हैं, पूरी तरीके से अमोर्टाइज भी कर दिया है, तो लिखा हुआ है कि ऐसे में इस चीज़ को आप ऐड करते हो। बताओ कहाँ ऐड करते हो, और इस चीज़ को आप कहाँ दिखाओगे एज एन आउटफ्लो। अब देखो ऑब्वियस सी बात है, क्या है ऑब्वियस सी बात, कि अगर आप पेटेंट खरीद रहे हो तो खरीदने हैं तो पैसा जाता है। ये चीज़ तो क्लास 11th में अच्छे से पढ़ते हैं हम, कि पैसे कोई भी चीज़ हम परचेज करते हैं, फर्नीचर खरीदें, मशीन खरीदें, कोई भी चीज़ खरीदें, तो पैसा तो जाएगा ही। तो भाई पैसा जा रहा है तो आउटफ्लो तो होगा ही। तो बेसिकली ये ऑब्वियस सी बात है कि वैसे तो आमतौर पर जो पेटेंट है वो एक नॉन करंट एसेट है, तो निश्चित तौर पर उसका आउटफ्लो मैं कहाँ रिकॉर्ड करके चलूंगा, उसका आउटफ्लो मैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में रिकॉर्ड करके चलता हूँ। लेकिन हमने ये भी पढ़ा हुआ है कि हमारी कैश फ्लो स्टेटमेंट में जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी होती है उसके अंदर कुछ नॉन कैश आइटम, जिसमें कोई कैश का फ्लो ना हो, जैसे कि डेप्रिसिएशन या जैसे कि अमोर्टाइजेशन, उनको हम ऐड बैक करके चलते हैं। ये हमने पढ़ा हुआ है, जाना हुआ है अच्छे तरीके से। तो ये बोल रहे हैं कि ये कौन सी एक्टिविटी में तो ऐड होता है। तो अगर बात करें कौन सी एक्टिविटी में ऐड होता है, तो भैया ऑपरेटिंग एक्टिविटी में होता है अमोर्टाइजेशन ऐड, है ना। तो आपने जितना खरीदा उसे आउटफ्लो भी लोगे। आप कहाँ लोगे आउटफ्लो? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में, माइनस आइटम के तौर पर आउटफ्लो लोगे। और क्योंकि एक अमोर्टाइजेशन भी ड्यूरिंग द ईयर ही कर दिया है, तो अमोर्टाइजेशन और डेप्रिसिएशन ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ऐड होते हैं। तो इस तरीके से आपका ऑपरेटिंग एंड इन्वेस्टिंग अपना आंसर हो जाएगा, ऑपरेटिंग एंड इन्वेस्टमेंट यानी पॉइंट नंबर ए। तो ऐसे करके बातें हो गई मेरे बच्चे। आगे एक फार्म है जिसकी की शेयर कैपिटल आपकी 3 लाख रुपए की है और 3,60,000 रुपए एट द एंड ऑफ द कॉन्जिक्यूटिव
ईयर्स। तो ऐसे में परसेंटेज चेंज कितना होगा? तो मेरे बच्चे बड़ा आसान है परसेंटेज चेंज निकालना। अगर मैं बात करूं कौन से टॉपिक का ये क्वेश्चन है, तो यह कंपैरेटिव स्टेटमेंट जहां हम बनाया करते थे, जहां हम ऑब्सोल्यूट चेंज एंड परसेंटेज चेंज की बातें करते थे, जहां अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ 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 इसी ही क्वेश्चन के अंदर ऑब्सोल्यूट चेंज कितना है, तो देखो ऑब्सोल्यूट चेंज तो बड़ा आसान होता था कि आपको सिर्फ रिलेवेंट फिगर्स को माइनस ही करना होता है कि आपको 3 लाख और 3,60,000 को आपस में कंपेयर करना है, जहां 3,60,000 में से 3 लाख माइनस करके आप ऑब्सोल्यूट चेंज को 60,000 बोल दोगे, ठीक है जी। तो अगर इसी ही क्वेश्चन में ये बोलते कि हमें बता दो आप क्या ऑब्सोल्यूट चेंज, तो आपका जो जवाब होता, जो आपका आंसर होता, वो होता 60,000। लेकिन फिलहाल तो इन्होंने मांगा है, बताओ क्या मांगा है? परसेंटेज चेंज मांगा है। तो परसेंटेज चेंज मांगने के केस में आप बेसिकली देखो ऊपर ऊपर तो लिखोगे क्या? ऊपर तो लिखोगे ऑब्सोल्यूट चेंज। और ऑब्सोल्यूट चेंज कैसे निकलता है वो आपने देख लिया, दोनों फिगर को माइनस करके, दोनों फिगर को माइनस करके निकलता है ऑब्सोल्यूट चेंज। तो ऊपर तो लिखते हो आप ऑब्सोल्यूट चेंज, तो ऊपर तो हम क्या लिखते हैं? ए सी। ए सी क्या है? ए सी मतलब ऑब्सोल्यूट चेंज, ठीक है, ए सी। खैर नीचे क्या लिखते हो? नीचे लिखते हो आप ओल्ड वाली फिगर, ओल्ड फिगर, इनिशियल साल वाली फिगर। यानी इनिशियल साल वाली फिगर कितनी है भाई? 3 लाख से 3,60,000 हो रही है, तो पुरानी फिगर कौन सी है? 3 लाख रुपए। तो आप 3 लाख से डिवाइड करते हो, तो ऐसे निकलता है परसेंटेज चेंज, ठीक है जी, ऐसे करके निकलता है। बस अब इस कैलकुलेशन को सोल्व करेंगे और अपना आंसर 20% आ जाएगा। उम्मीद करूंगा कैलकुलेशन का काम तो आप खुद से भी कर सकते हैं, समझ सकते हैं। तो 20% इस तरीके से आंसर आ गया मेरा। अच्छा क्वेश्चन, बेहतर क्वेश्चन, जरा देखते हैं इसे भी। कार्तिक म्यूचुअल नाम की एक म्यूचुअल फंड कंपनी है जिसकी कि प्रपोज डिविडेंड का एक कोई कंटेंट दिया हुआ है, आपके लास्ट ईयर का दिया हुआ है, करंट ईयर का दिया हुआ है, 2021 का दिया हुआ है, 2022 का दिया हुआ है। तो बताओ मेरे बांगड़ू, वो कौन सा होगा मेरा करंट ईयर, कौन सा होगा मेरा प्रीवियस ईयर? तो 2021 आपका प्रीवियस ईयर कहलाएगा, इसे मैं प्रीवियस ईयर का नाम दूंगा, प्रीवियस ईयर। और 2022 मेरे करंट ईयर कहलाएगा, ये मेरा करंट ईयर है। अब अगर याद ना हो तो मैं याद दिला देता हूं। प्रपोज डिविडेंड का मतलब क्या होता था कि डिविडेंड प्रपोज करते हैं हम कि हाँ भाई डायरेक्टर लोग चाहते हैं कि इतना डिविडेंड पे किया जाएगा। जो पिछले साल डायरेक्टर लोगों ने प्रपोज किया होगा वो डिविडेंड मोस्ट प्रोबेबली करंट ईयर में पे हुआ होगा। फिर से, जो पिछले साल डायरेक्टर लोगों ने प्रपोज किया होगा वो डिविडेंड करंट ईयर में पे हुआ होगा, उसी को ही मुझे कंसीडर करना होता है। जो करंट ईयर में प्रपोज किया डिविडेंड है वो तो नेक्स्ट ईयर में पे किया जाएगा, उसको तो नेक्स्ट ईयर कंसीडर करेंगे। तो फिर से वही लाइन, जो पिछले साल का प्रपोज डिविडेंड है वो तो पिछले साल प्रपोज हुआ होगा, पे तो करंट ईयर में हुआ होगा। तो पे करंट ईयर में होगा तो उसे कंसीडर करके चलेंगे हम, जबकि जो करंट ईयर का प्रपोज डिविडेंड है वो तो नेक्स्ट ईयर पे होगा, उसको नहीं करना हम लोगों को कंसीडर, ध्यान रखिएगा। तो कुल मिला के ये पूछ रहे हैं कि कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी बता दो, ठीक है जी, ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी करके फ्लो मांग रहे हैं, तो उसके अंदर तो हम प्रीवियस ईयर वाले को कंसीडर करके चलेंगे मेरे बांगड़ू, वो करंट ईयर को आपको कंसीडर नहीं करना है, ध्यान रखना। तो यहां से एक कंक्लूजन तो हमारा ये निकला कि भाई हमें इसे 20,000 को ही कंसीडर करना है। और ऑब्वियस सी बात है कि इसको हम कैसे कंसीडर करेंगे, इसको हम बोलेंगे डिविडेंड पेड। ये क्या है? ये है डिविडेंड पेड, डिविडेंड पेड। तो ये बनेगा अपना डिविडेंड पेड, और 15,000 का कुछ नहीं करेंगे हम। और इसके अलावा भी कुछ एक ट्रांजैक्शन हुई है, कौन सी ट्रांजैक्शन हुई है? इसके अलावा कुछ इक्विटी शेयर रेज किए हैं, रेज किए हैं मतलब इक्विटी शेयर इशू किए हैं। अब कितने का किया है? 3 लाख का किया है, तो ऑब्वियसली इससे तो पैसा आएगा, तो 3 लाख पैसा आएगा। और ये जो 20,000 है ये डिविडेंड जाएगा, तो ये माइनस आइटम होगा। और 10% का बैंक लोन रीपे किया है, तो रीपे करने से भी पैसा जाता है। यानी इन शॉर्ट इस क्वेश्चन के अंदर ये एक पॉजिटिव फिगर होगी 3 लाख रुपए की, ये एक नेगेटिव फिगर होगी और एक ये नेगेटिव फिगर होगी। तो 3 लाख एक पॉजिटिव फिगर के तौर पर कंसीडर करके चलेंगे हम, और उसमें से माइनस कर देंगे ये बाकी की फिगर, जैसे कि एक 20,000 का मेरा डिविडेंड है वो मुझे माइनस करना है, एक ये मेरा 1 लाख रुपए की मैंने रिपेमेंट की है ये मुझे माइनस करनी है, साथ में लोन के ऊपर इंटरेस्ट की परसेंटेज दी है। अब देखो इस इंटरेस्ट की परसेंटेज से मैं इंटरेस्ट ऑन लोन निकालता लेकिन नहीं निकालूंगा। बताओ क्यों नहीं निकालूंगा? चलो कमेंट कर करके बताना क्यों नहीं निकालेंगे, हैं? फिर बाद में बात करते हैं क्यों नहीं निकालेंगे है ना, मैं उसी में जवाब दे दूंगा। तो बताना जरा क्यों नहीं निकालेंगे, इस परसेंटेज का क्यों कोई काम नहीं होने वाला है, ऐसे करके कुछ बातें हैं। तो यहां से मेरा आंसर आ जाएगा, कितना आ जाएगा? 1,80,000 आ जाएगा इस कैलकुलेशन को सोल्व करके, ठीक है जी। 1,80,000 अपना आंसर हो गया। तो कमेंट करके जरूर बताना कि बैंक लोन के ऊपर जो इंटरेस्ट की परसेंटेज है क्यों हमने उसका इस्तेमाल नहीं किया है मेरे बच्चों। आगे क्वेश्चन नंबर 6 कह रहे हैं किसको फाइनेंसिंग एक्टिविटी नहीं कंसीडर करेंगे। तो हम जानते हैं कि फाइनेंसिंग एक्टिविटी क्या होती है, जो एनसीएल से रिलेटेड होती है, मेरी लाइबिलिटीज से रिलेटेड होती हैं। तो जरा बताओ 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 भाई, इंटरेस्ट पे कर रहे हैं डिवेंचर पे, डिवेंचर तो लाइबिलिटी है, तो ये तो अपनी फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। प्रेफरेंस शेयर्स भी तो एक लाइबिलिटी है, उसको डिविडेंड पे कर रहे हैं, ये भी एक फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। मैं अंडर राइटिंग कमीशन पे कर रहे हैं, अंडर राइटिंग कमीशन भी बेसिकली शेयर्स पे जाता है, शेयर भी लाइबिलिटी है।
तो वो भी तो होगा। सेल ऑफ अ नॉन करंट एसेट, भैया ये तो नॉन करंट एसेट होता है, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट है, ये तो हमारा एसेट है, तो ये कैसे हो सकती है मेरी फाइनेंसिंग एक्टिविटी? तो यही अपना आंसर है, सीधी सी बात है। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन, बड़ा सा क्वेश्चन बट बहुत आसान क्वेश्चन। तो हमें पता होना चाहिए प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट का फॉर्मेट क्या होता है, जहां पर मेरे बेसिकली सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस हम शो करते हैं, फिर क्लोजिंग बैलेंस हम शो करते हैं। क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है जी, क्वेश्चन में दिया हुआ है। डेबिट साइड में मेरी पेमेंट ऑफ टैक्स आता है और क्रेडिट साइड में मेरा प्रोविजन मेड आता है। अब हमारे कंसेप्ट अगर क्लियर होंगे तो हमें मालूम होनी चाहिए ये बात कि जो भी मेरी पेमेंट ऑफ टैक्स होती है उसको मैं ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर सबसे आखिरी में डिडक्ट करके चलता हूं। ऑपरेटिंग एक्टिविटी का लंबा चौड़ा सा फॉर्मेट था हमारा, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स प्लस डेप्रिसिएशन प्लस अमोर्टाइजेशन प्लस ये वो, फिर कुछ ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, देन CACL यानी करंट एसेट करंट लायबिलिटी कुछ एडजस्टमेंट करते थे, सबसे आखिरी में पेमेंट ऑफ टैक्स, टैक्स पेड को माइनस करते थे। तो ये वो फिगर है जो मेरी ऑपरेटिंग एक्टिविटी में माइनस की जाएगी। और जितना मैंने ड्यूरिंग द ईयर प्रोविजन बनाए हैं, ये वाली फिगर, तो देखो ये जो क्वेश्चन है बहुत आराम से हम अटेम्प्ट कर लेंगे अगर हमारी जनरल नॉलेज सही होगी तो। और कौन सी? अकाउंट्स की जनरल नॉलेज की बात कर रहा हूँ नालायक, कौन सी जनरल नॉलेज? अकाउंट्स की जनरल नॉलेज। तो अगर हमें पता होगा कि हाँ हमारी कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, जो हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में सबसे बिगिनिंग में लिखते हैं, तो उस नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स की ही कैलकुलेशन के अंदर जितना भी आपने टैक्स का प्रोविजन बनाया हुआ होता है तो वही आपका ऐड किया जाता है। यानी ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ये ऐड किया जाता है बिल्कुल शुरुआत में, बिल्कुल शुरुआत में। क्वेश्चन किस बारे में है? क्वेश्चन कह रहे हैं कि CFS बनाते वक्त कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन, सारे ऑप्शन में कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन की बात चल रही है। अब कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन याद ना हो तो भाई वो तो बिल्कुल नीचे आता था। ऑपरेटिंग एक्टिविटी की शुरुआत होती थी नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स से, फिर उसमें डेप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन, इंटरेस्ट, लॉस वगैरह एडजस्ट करने के बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, देन करंट एसेट करंट लायबिलिटी को एडजस्ट करने के बाद कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन, और फिर उसके बाद मैं टैक्स पेड माइनस करता था। तो ऑब्वियसली कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन में से क्या माइनस करता था? टैक्स पेड माइनस करता था। यानी ये वाली फिगर माइनस करता था, वो वाली फिगर का काम तो होता था बट कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन में नहीं। ये वाली फिगर तो मैं बिल्कुल बिगिनिंग में नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में ऐड किया करता था। तो वो फिगर फिलहाल के लिए मेरे क्वेश्चन का आंसर नहीं होगी। फिलहाल मेरे क्वेश्चन का आंसर होगी ये वाली फिगर जो टैक्स पेड है, 1,24,000 रुपए मेरे बच्चों। तो इस तरीके से मेरा बी आंसर हो जाएगा। आगे इंटरेस्ट मिला है। अब इंटरेस्ट मिला है कि किस तरह के ऑर्गेनाइजेशन को? एक नॉन फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन मतलब जिसका काम जो है वो पैसे की लेन देन नहीं है। तो अगर इंटरेस्ट मिला है तो ऑब्वियस सी बात है कि भाई इंटरेस्ट किस पे मिला होगा? जो इन्होंने कभी ना कभी लोन दिया होगा, और जो लोन दिया होगा उस पर इंटरेस्ट मिल रहा है। लोन का देना तो आपका एक एसेट कहलाता है, आपका एक नॉन करंट एसेट कहलाता है। और नॉन करंट एसेट से रिलेटेड एक्टिविटी तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी होती है। ये पढ़ा हुआ है, हमने बोल दिया था, हमने आज की क्लास में ही काफी बार बोल दिया। तो इंटरेस्ट रिसीव्ड, इंटरेस्ट कब मिल रहा होगा? इंटरेस्ट मिल रहा होगा लोन देने पर, और लोन देना होता है एक नॉन करंट एसेट। और नॉन करंट एसेट से रिलेटेड एक्टिविटीज होती है मेरे बच्चों क्या? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो इस तरीके से जो इंटरेस्ट रिसीव्ड है वो मेरी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी कहलाता है। हालांकि की बात करते हैं भाई, इंटरेस्ट रिसीव्ड फिलहाल नॉन फाइनेंशियल एंटरप्राइज के द्वारा रिसीव किया जा रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि आपकी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी होगी मेरे बच्चों। लेकिन अगर की भी तो बातें हैं। अगर मैं बात करूं कि इंटरेस्ट रिसीव्ड बाय ए फाइनेंशियल एंटरप्राइज, अब फाइनेंशियल एंटरप्राइज कौन सा होगा? जिसका कि रोजमर्रा का काम ही है पैसे की लेन देन, लोन का लेना देना। तो उनके लिए तो ये रोजमर्रा की एक्टिविटी है, तो उनके लिए नहीं होगी ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, उनके लिए तो ये उनकी मेन बिजनेस की ऑपरेटिंग एक्टिविटी होगी मेरे बांगड़ुओं। तो याद रखना, इंटरेस्ट अगर आप रिसीव कर रहे हो आम सर्कमस्टेंसेस के अंदर वो आपकी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी होती है। जैसे कि इस क्वेश्चन में भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी ही हमारा आंसर है। बट अगर वो एक फाइनेंशियल एंटरप्राइज के द्वारा रिसीव किया जा रहा है तो वो उसके रोजमर्रा का काम होगा, और इस तरह से वो आपकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी कहलाएगी। फिलहाल इस क्वेश्चन में इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। ठीक है जी, आगे जाके बात करते हैं। कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी कंसिस्ट ऑफ, कहने का क्या मतलब है? कहने का मतलब है आमतौर पर ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आप
किन किन चीज़ों को कंसिस्ट करते हो, कौन कौन सी चीज़ों का ट्रीटमेंट करते हो, तो बताओ बताओ मेरे बच्चों, क्या ऑपरेशनल नेट प्रॉफिट यानी वो जो हम बोलते हैं, वो जो हम CFS बनाते वक्त ऑपरेटिंग एक्टिविटी में वो जो एक लाइन बोलते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, तो ऑपरेशनल नेट प्रॉफिट ही है एक तरीके का, तो ये भी होगा। ठीक है, सीधी सी बात है। डिक्रीज इन करंट एसेट का ट्रीटमेंट नहीं करते हम, करते तो हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस के बाद हम वो जो CACL की एडजस्टमेंट करते हैं कि भाई करंट एसेट का अगर इंक्रीज हो रहा है तो माइनस करेंगे, डिक्रीज हो रहा है तो ऐड करेंगे, कुछ ऐसे करके कुछ बातें थी, तो ऑब्वियसली हम इनका ट्रीटमेंट करते हैं, CL का भी ट्रीटमेंट करते हैं, तो सारी ही चीज़ों को कंसिडर करते हैं। तो फिलहाल के लिए तो जो अपना आंसर होगा, फाइनल आंसर होगा, वो क्या होगा, ऑल ऑफ द अबव, सारी चीज़ों को कंसिडर करते हैं हम अपनी ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर। तो डी पॉइंट अपना आंसर हो जाएगा। आगे 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 आखिरी क्वेश्चन, फिलहाल के लिए आखिरी क्वेश्चन। क्या दुनिया खत्म हो गई, क्या हम खत्म हो गए, कैसी बात कर, नहीं। तो अभी के लिए आखिरी क्वेश्चन, एन एग्जांपल ऑफ अ कैश फ्लो फ्रॉम अ इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। अब फिर से वही बात कहा था ना मैंने, ये टाइप ऑफ एक्टिविटी को बहुत स्ट्रॉन्ग करके रखना है। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी कौन सी होती है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी वो होती है जो आपके नॉन करंट एसेट से रिलेटेड होती है। उम्मीद करूंगा ये तो अच्छे से आ गया होगा दिमाग में। अब ऑब्वियस सी बात है कि ये तो आपकी लायबिलिटी की बात चल रही है, ये भी आपकी लायबिलिटी की बात चल रही है, ये रॉ मटेरियल। अब रॉ मटेरियल का मतलब तो गुड्स है, गुड्स मतलब ये तो रोजमर्रा की एक्टिविटी यानी ऑपरेटिंग एक्टिविटी की बात चल रही है। सेल ऑफ अ इन्वेस्टमेंट, ये है हमारा नॉन करंट एसेट की आपने इन्वेस्टमेंट बेच दी, तो बस 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 यही अपना आंसर हो जाएगा। तो डी पॉइंट हमारा आंसर हो गया। तो चलिए खैर फिलहाल की बात मेरी खत्म होती है। ठीक है जी, इसी के साथ वॉल्यूम 3 के भी हमने काफ़ी ज़रूरी MCQ तो कवर कर लिए हैं। इसके अलावा भी कभी कोई दिक्कत परेशानी इन क्वेश्चन में या किसी दूसरे क्वेश्चन के अंदर आती है तो प्लीज़ पूछिए कमेंट्स के अंदर। तो फिलहाल अभी मेरी बात खत्म हुई, तो करिए अच्छे से पढ़ाई, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई। किसी भी एक स्पेसिफिक टॉपिक को अगर और एलोबरेट करवाना चाहते हैं तो उसके लिए भी कमेंट करिए। तो चलिए खैर, ओके डन, टाटा बाय बाय, फिलहाल के लिए टाटा, ओके।